हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सीरीज। ये हमने एक नया इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है। क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, बट उनका कोई एक डेफिनेट सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यू उसको अच्छे से एनालाइज किया है तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी, हर साल यूपीएससी जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, जो लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल कंजर्व प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ये जो सारे एक्ट्स रूल्स हैं, इससे यूपीएससी एक या दो क्वेश्चंस पूछता है। और जब से फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के साथ क्लब हुआ है, तब से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो और ज्यादा बढ़ करके सामने आया है। तो ये सीरीज शुरू करने का मेरा सिर्फ रीजन यही था कि जो डिफिकल्टी मैंने फेस की थी प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको थोड़ा सा उसमें एक ईज हो जाए। मैं अपने नोट्स यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे मैंने उन लॉज के नोट्स बनाए थे, और हम कोशिश करेंगे कि उन लॉज में से, देखिए लॉ क्या होता है, अगर आप लॉ को पूरा पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आपको चीजें मिलेंगी, बहुत बड़े स्तर पे मिलेगी। मतलब आपको 100 200 300 पेज की खाक छाननी पड़ेगी, तब जाके आपको काम की 10-12 चीजें वहां से मिलेगी। लेकिन इस सीरीज का मकसद ये है कि हम उस चीज को सिंप्लीफाई कर दें। उस लॉ को पढ़ने के बजाय उस लॉ से केवल हम उन चीजों को निकाल लें जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में रेलिवेंट है। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को, ईपीए को, तो उसमें से हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसी चीजें निकाल लें जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में जब आप बैठते हैं या जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाए। तो जो आज का सेशन है, इसका सिंपल जो लॉजिक है, जो क्रक्स है, वो सिर्फ इतना ही है कि आपको हेल्प करना कि आप कैसे एनवायरनमेंट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को, स्पेशली एनवायरमेंटल लॉस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए, क्योंकि दीज मार्क्स आर इजी टू ग्रैब मार्क्स। प्रीलिम्स में वो टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो तो इट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। तो आपको इसलिए ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से सुनना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर जब आप इन चीजों को अपने टेस्ट में अप्लाई करेंगे, पीवाईक्यूज पे अप्लाई करेंगे, या एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी अप्लाई करेंगे, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके मार्क्स जो है वो ड्रामेटिकली एक दो क्वेश्चन से, मतलब अगर आप देख रहे हो या दो क्वेश्चन आ रहा है तो 2 या 4 नंबर आपके जो एक्स्ट्रा आप गेन कर सकते थे वो गेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हम एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब शुरुआत में पहली चीज हम देखते हैं, जैसे यूपीएससी, ये नोट्स का फॉर्मेट है, दिस इज दीज आर माय नोट्स एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू। उसमें केवल वो चीजें आपको मिलेंगी जो आपके काम की हैं, और जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है, उस हिसाब से इस नोट्स को डिजाइन किया गया। तो इसमें आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं मिलेगी, बट आपको काम की चीजें एक शॉर्ट क्रक्स में मिल जाएगी। जैसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है टर्म्स कौन कौन सी डिफाइन की गई है। पहली चीज जो हम देखते हैं वो कौन से टर्म्स इस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। तो पहला टर्म है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को इसने डिफाइन किया है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिफाइन किया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन किया है, और हजार्डस सब्सटेंस को डिफाइन किया है। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो इसमें डिफाइन की हुई हैं। सपोज अगर आपसे यूपीएससी एक स्टेटमेंट बना के पूछता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इज नॉट डिफाइंड अंडर ईपीए, अगर यूपीएससी इस तरह से आपको देता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इज नॉट डिफाइंड अंडर ईपीए, अब आपको क्योंकि पता है कि इसमें ये चार चीजें इसने डिफाइन किया है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, पोल्यूशन और हजार्डस सब्सटेंस को, तो आप देखते ही स्टेटमेंट को गलत मार दोगे। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होती तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपके लिए ये मार्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने चार चीजें तो देख ली, इसमें जो टर्म बड़े बड़े जो है वो डिफाइन किया गया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्ट, वेस्ट जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे बोलता है कि सपोज एक स्टेटमेंट इस तरह का भी यूपीएससी फ्रेम कर सकता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इज नॉट डिफाइंड बट वेस्ट इज डिफाइंड अंडर ईपीए। तो आपको वहीं पे समझ जाना है, वहीं पे आपको समझ जाना है कि ये स्टेटमेंट अगेन इज रॉन्ग। या ऐसे बोलता है कि वेस्ट इज डिफाइंड, या सपोज अगर ये स्टेटमेंट देता है, सपोज ये स्टेटमेंट देता है कि एनवायरमेंट, नहीं, सपोज ये देता है कि हजार्डस सब्सटेंस
इज डिफाइंड बट वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। हजार्डस सब्सटेंस इज डिफाइंड बट वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो पहली चीज याद रखने वाली बात, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंट पोल्यूशन और हजार्डस सब्सटेंस डिफाइंड है, बट वेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, वेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इस लॉ का है वो ये है कि एवरी रूल अंडर द एक्ट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है यहाँ पे कि जो भी रूल इस एक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा, सपोज कोई ऐसा रूल है जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो उसमें आपको बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में इसको रखने, और मस्ट है यहाँ पे, जैसे मतलब कि ये क्या है, मस्ट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड की कंपल्शन की बात जहां पे करता है। तो अगर आप कोई रूल इसके अंतर्गत बना रहे हो, उसको आपको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर रखने की जरूरत पड़ती है। अभी तो ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट जहां एक स्टेटमेंट यूपीएससी फ्रेम करके दे देगा, उसमें आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि रूल को पार्लियामेंट, अगर आप थिंकिंग करने लग जाओ, सोचने लग जाओ, जब हम एलिमिनेशन पे जाते हैं और कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो हमने कभी देखा सुना नहीं होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते हैं। और उस कॉमन सेंस में हम क्या करते हैं, अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट आया कि एवरी रूल अंडर द एक्ट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउसेज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आप वही स्टेटमेंट को गलत मारने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज मेंशन्ड अंडर द एक्ट, कि जो भी रूल इसके अंदर बनाया जाएगा उसको बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर रखने की जरूरत है। अगला प्रोविजन, डॉक्यूमेंट साइंड बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द प्रोसीडिंग्स। आपको ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि साइन किया गया है गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंतर्गत, उसको एक एविडेंस के तौर पे प्रोसीडिंग्स में रखा जा सकता है। ठीक है, एक अगर देखें तो डॉक्यूमेंट साइंड बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द प्रोसीडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द प्रोसीडिंग्स। आपको ये चीज यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, EIA इज डन अंडर इट। जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, उसको भी इसी लॉ के अंतर्गत किया जाता है। जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है वो भी किसके अंतर होता है, किस लॉ के अंतर्गत होता है, दैट इज डन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब कभी कभी क्या करता है यूपीएससी, स्टेटमेंट बना के दे देता है कि दिस रूल हैज बीन फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। सपोज बोल दिया कि पोल्यूशन कंट्रोल, जो प्लास्टिक पोल्यूशन रूल्स है, या इस तरह से बोल दिया एनवायरमेंट जो है जी, ये EIA किया जाता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब आपको बनाया, उसमें आपको 4 लॉ दे देगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दे देगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे देगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट दे देगा, और आपको सपोज दे दिया वाटर पोल्यूशन एक्ट। अब आप यहां पे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाटर, और यहाँ पे ये दे दिया आपको कि दिस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप क्या हो सकता है आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाटर पोल्यूशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो EIA किया जाता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है, दैट इज डन अंडर विच लॉ, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्या है, जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन रूल्स बने हैं, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बने हैं, वो भी इस लॉ के अंतर्गत बने हैं। जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बने हैं वो किसके अंदर बने हैं, इस लॉ के अंतर्गत बने हैं। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन और कंट्रोल रूल्स जो बने हैं वो किसके अंतर्गत बने हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बने। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट ऐसे 4 के फॉर्म में बोल सकता है, या किसी एक स्टेटमेंट में उसको छुपा के दे सकता है कि दिस हैज बीन फ्रेम्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और नॉट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने लोकस स्टैंडाई के रूल को रिलैक्स कर दिया है। लोकस स्टैंडाई का रूल जो होता है, आपने PIL में जैसे देखा होगा कि लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टी ऐसी है जो डायरेक्टली किसी चीज से अफेक्ट हो रही है, वही कोर्ट को उस मुद्दे पे अप्रोच कर सकती है। बट जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो पब्लिक है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन पर्सन है, सपोज क्या कोई NGO है, वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली जाकर के कोर्ट को अप्रोच कर सकता है उस पर्टिकुलर केस के लिए। तो जस्टिस को वाइडन करने के लिए, जस्टिस का जो एक्सेस था
उसको वाइडन करने के लिए, सब्सटैंटिव जस्टिस को प्रमोट करने के लिए पीआईएल में लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स किया गया था। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे ले आया गया है कि रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। कई बार क्या होता है कि जब एनवायरमेंट के, जो अगर आप देखोगे जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं, जो मतलब जो एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है या फिर जो एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें जो सबसे जो एक तबका होता है जो उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है, वो ज्यादातर डाउन ट्रोडन सेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइबल्स हो गए, अब उनके पास उतने रिसोर्सेज तो होते नहीं कि वो डायरेक्टली कोर्ट जा करके लंबे लंबे केसेस लड़ सकें बड़े बड़े वकीलों के सामने, या बड़े बड़े वकीलों को हायर करके। तो उसी के लिए इसमें एक लोकस स्टैंडाई का जो रूल है उसको यहाँ पे रिलैक्स कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इवन अ कॉमन सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट। एक कॉमन सिटीजन भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कि जो एनवायरमेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर अगला प्रोविजन क्या है कि इट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एनी एक्ट डन अंडर इट्स प्रोविजन। It grants immunity to the officers of the central government for any act that is done under its provisions. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ो, अगर आप इसको स्टेटमेंट में पढ़ो तो आपको ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हो सकता है गलत लग सकता है। और बहुत सारे लोग, अगर अभी आपको देखने में आसान लग रहा है, आप किसी एक स्टेटमेंट को बना करके देखो, 3 स्टेटमेंट बना के देखो, उसमें अगर आप ऐसा स्टेटमेंट डालते हो कि इम्यूनिटी फॉर एनी एक्ट, यही स्टेटमेंट आते हैं ना जो हम गलत कर देते हैं, जहां पे हमें एक्सट्रीम वर्ड लगने लग जाता है कि एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एलिमिनेट कर दो, तो जनरली लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे। बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी एक्ट अंडर डन अंडर इट्स प्रोविजन। ये ऐसा लिखा हुआ है एक्ट में, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि ये चीज जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। यस, अगेन एक ऐसी चीज जो आप गलत करने की संभावना ज्यादा है, क्या है वो कि डिबार करता है सिविल कोर्ट्स को। इट डिबार्स सिविल कोर्ट्स फ्रॉम हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सिविल कोर्ट को ये डिबार कर देता है एज इट इज। ये प्रोविजन जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि ये सिविल कोर्ट को डिबार करता है, सिविल कोर्ट को डिबार करता है। सिविल कोर्ट, ध्यान रखना, कोर्ट यहाँ पे सिविल है, इस वर्ड को क्रिमिनल अगर चेंज कर देगा तो स्टेटमेंट वहां गलत हो जाएगा कि डिबार द सिविल कोर्ट्स फ्रॉम हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। अगेन वही एक्सट्रीम वर्ड्स वाली बात है कि अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करके एक्चुअल एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा तो वहां पे आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, हो सकता है इस चीज को आप गलत मार्क करके चले आओ। इसलिए क्या बोला है कि डिबार सिविल कोर्ट्स फ्रॉम हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग। ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि सिविल कोर्ट को ये डिबार करता है फ्रॉम हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन। फिर इसमें एक सुप्रीमेसी क्लॉज है, एक इसमें सुप्रीमेसी क्लॉज है जो क्या बोलता है, सुप्रीमेसी क्लॉज इसके अंतर्गत है जो बोलता है कि अगर दो एक्ट कोलाइड हो रहे हैं तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होगा वो उस एक्ट को ओवरराइड करेगा। दो प्रोविजंस किसी एक्ट के कोलाइड हो रहे हैं तो वहां पे सुप्रीमेसी क्लॉज के अंतर्गत जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो क्लॉजेज हैं उनको सुप्रीमेसी दी जाएगी। ठीक, फिर अगला क्या है, इट डज नॉट मैंडेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2019 में एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट दिया था कि इट मैंडेट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में तो आपको ये चीज देख करके समझ में आएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज में मैंडेट नहीं करता है। ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होगा वो मैंडेटरी होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होगा, ऐसा इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो ये चीज जो है आप वो मार्क कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उसको इसके अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसको इसके अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है। CRZ नोटिफिकेशंस जो होते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसको किसके अंतर्गत नोटिफाई किया गया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोस्टल रेगुलेशन जोन को नोटिफाई किया जाता है। फिर अगला क्या है, इट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड एमिशंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, किसको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है।
ये चीज भी एक बार आप ध्यान रख लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप स्टैंडर्ड्स, ये एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड एमिशंस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि जो इंडस्ट्री से या किसी और बॉडी से एफ्लुएंट्स आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो अगर आपसे ये पूछता है कि विच एक्ट या किस किस एक्ट के अंतर्गत स्टैंडर्ड जो फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो उसका आपका आंसर क्या होगा, अगेन दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसका आंसर क्या होगा, ईपीए। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब नेक्स्ट, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो किसके अंतर्गत क्रिएट की गई है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हैज बीन क्रिएटेड अंडर दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हमने देख लिया, इसके अंदर थोड़ी सी एक दो चीजें हम देख लेते हैं। पहली बात, इसका जो चेयरपर्सन कौन होता है, दैट इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएम जो होते हैं इसको चेयर करते हैं। चेयरमैन अगर आपसे पूछता है, चेयरपर्सन पूछता है कौन है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के, तो वो होते हैं द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक, सेकंड इज, इसमें चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं कहाँ के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी 1 2 3 4 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर एनवायरमेंट, फाइनेंस, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, पावर और साइंस एंड टेक, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, 6 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके यूनियन मिनिस्टर्स भी जो होते हैं वो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के पार्ट होते हैं। वो कौन से हैं, एक एनवायरमेंट, सेकंड इज फाइनेंस, थर्ड इज अर्बन डेवलपमेंट, फोर्थ इज वाटर रिसोर्सेज, फिफ्थ इज पावर और सिक्स्थ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन बन के आता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर को उसमें क्यों इंक्लूड किया गया है, या अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स समझ में आता है, एनवायरमेंट भी समझ में आता है, बट पावर को क्यों इंक्लूड किया गया है, साइंस एंड टेक को क्यों इंक्लूड किया गया है। तो गंगा में क्योंकि पावर का डेवलपमेंट होता है, साइंस एंड टेक, यहां पे आप मात खाओगे अगर साइंस एंड टेक आपसे पूछेगा या आपसे फाइनेंस पूछ लेगा, तो ये दोनों ध्यान रखना खास तौर से कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, सॉरी। देन स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के जो होते हैं वो भी इसके होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट इसके मेंबर होते हैं। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। कई बार यूपीएससी जैसे खास तौर से जो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी इंप्लीमेंटेशन की, वो कई बार पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो शेड्यूल ट्राइब और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट वाला अगर आप देखोगे तो वहां पे हमेशा पूछता है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है उसका जो जो उसको जो उसकी नोडल मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। दैट इज इट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इतना ही चीज था। शॉर्ट में हमने बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर ली, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात क्या है, जो टर्म्स डिफाइंड है वो कौन कौन सी है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और हजार्डस सब्सटेंस है। वेस्ट को इसके अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। जो इसके एक्ट्स हैं उसको आपको रखना होता है बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट एनालिस्ट साइन करते हैं उसको एविडेंस के तौर पे आप यूज कर सकते हो प्रोसीडिंग्स में। ईआईए इसके अंतर्गत किया जाता है। नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स लाया गया है और लोकस स्टैंडर्ड को रिलैक्स किया है। इम्यूनिटी ग्रांट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, सॉरी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को फॉर एनी एक्ट डन अंडर दिस प्रोविजंस। फिर सिविल कोर्ट्स को डिबार करता है। सुप्रीमेसी क्लॉज है इसमें, बाकी लॉज के ऊपर जाएगा। और पब्लिक पार्टिसिपेशन को मैंडेट नहीं करता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन इसके अंतर्गत नोटिफाई किया गया है। और इट गिव्स द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन वेस्ट। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो इसके अंदर बॉडी क्रिएट की गई। तो हमने अभी जो पढ़ा इसमें कुछ चीजें हम एक बार और देख लेते हैं, क्या क्या इसमें डिफाइन किया गया है या क्या क्या इसके अंदर क्रिएट किया गया है। एक जो सबसे पहली चीज जो क्रिएट की गई है वो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। देन नॉइस पोल्यूशन रूल्स,
नॉइज पोल्यूशन रूल जो है इसके अंतर्गत फ्रेम किया गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत होता है। एंड वन मोर थिंग, इज दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है दैट आर नोटिफाइड अंडर दिस। तो ये है क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी फॉर्म की गई है, नॉइस पोल्यूशन रूल्स फ्रेम किए गए हैं, ईआईए इसके अंदर होता है और कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं। दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर डन अंडर दिस। ओके, नेक्स्ट चीज जो हम इसमें एक चीज देख लेते हैं वो ये है, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which is sought, lay down the standards of emission or discharge of environmental pollutants from various sources। अगर आपने उस जो हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए अगर उसको आपने बहुत अच्छे से सुना है तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि दोनों ही चीजें वहां पे मेंशन थी। पहली बात, पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट थी क्या? पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी। हमने देखा था वहां पे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को ये मैंडेट नहीं करता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट मैंडेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पावर देता है ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। यस, दिस वाज करेक्ट। हमने वहां पे देखा था कि जो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये पावर देता है कि ले डाउन करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर एमिशंस के लिए, एमिशन स्टैंडर्ड को ले डाउन कर, जो स्टैंडर्ड जो आप एमिशंस के होंगे उसको ले डाउन करने का पावर यहाँ पे देता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 ओनली। दोबारा से हम देख लेते हैं ये चीज कहां पे हमारे नोट्स में थी। ये दो, डज नॉट मैंडेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, it does not mandate public participation, and gives power to the central government to lay down standard to discharge pollutants and emission। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यही चीज जो है वहां पे पूछी गई थी। पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेट नहीं करता था, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था और सेकंड स्टेटमेंट जो था वो सही था। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या बॉडीज हैं, क्या क्या टर्म्स डिफाइंड है, क्योंकि अभी क्वेश्चन यूपीएससी ने अगर ऐसा पूछा है आगे जाकर के वो इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके और अच्छे तरीके से बना करके कुछ नया पूछ सकती है। So thank you, or this is all for this Environment Protection Act. Now we'll meet again with some other act. So this is the end. Thank you so much.